स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सोची बड़ी खबर के साथ सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को उसके गढ़ में घेरने के लिए युवा नेताओं को जैसे ही मैदान में उतारा दोस्तों, वैसे ही नामांकन सभा में उमड़ी जबरदस्त तरीके की भीड़। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि कांग्रेसियों ने जमकर पीटा है। बताएंगे कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये बड़ी जानकारी है दोस्तों, और एक ऐसे नेता से जुड़ा हुआ मामला है जो अमूमन उल्टा सीधा बयान मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर देते रहते हैं। जानकारी पूरी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता बिहार में इंडिया गठबंधन का प्रचार करने के लिए। बताएंगे कब से उनका कार्यक्रम लगने वाला है दोस्तों। और सुपरस्टार जो बीजेपी से लड़ने वाला था, चुनाव कन्नी काटकर भाग गया, लेकिन महागठबंधन को सपोर्ट करते हुए भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं दोस्तों, खुद ही मैदान में उतरेंगे। इसी के साथ में बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन एक और एकजुट नजर आ रहा है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार डिप्टी सीएम के नामांकन से भी नदारत नजर आए दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन तो बिहार में होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत बदलाव रोक सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर इस सीट पर एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता को मैदान में उतारा गया है दोस्तों, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी से अलग होकर यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में खुद निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। और कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को लगभग 39,878 वोट मिला था दोस्तों, और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे थे। और इंडिया गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार अवधेश कुमार राय को 54,254 वोट मिले थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर दावेदारी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार पार्टी की ओर से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया गया है, शिव प्रकाश गरीबदास को, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, युवा नेता है और पार्टी को यह सीट जिताकर देना चाहते हैं। उनके समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा शक्ति एक साथ एकजुट हुई दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के युवा लोगों ने एकजुट होकर नामांकन को लेकर एक रैली का आह्वान किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता के समर्थन में लोगों का हुजूम दिखाई दिया दोस्तों, और आखिरकार बछवाड़ा में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास का नामांकन करवाया गया दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीट पर लेफ्ट पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया है कि यहां पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा दोस्तों। जैसे ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, सबसे ज्यादा दिक्कतें अब बीजेपी वालों को होने लगी है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार बछवाड़ा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय जब पहुंचे शिव प्रकाश गरीबदास, तो बीजेपी के उम्मीदवार और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के समर्थकों के बीच में नारेबाजी शुरू हो गई दोस्तों। इसके बाद कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर करारा जवाब दिया गया। इसके बाद भाजपाई लोग कहने लगे कि उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों यह क्षेत्र एक मंत्री का है और कांग्रेस पार्टी ने युवा व्यक्ति को मैदान में उतारा है, जो पिछली बार निर्दलीय तौर पर 40,000 वोट जुटा चुका था दोस्तों। ऐसे में अब वो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हो गए हैं, तो इसका मतलब ये सीट अब भाजपा के मंत्री के हाथ से निकलने वाली है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि उनके समर्थक भड़क रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और उनके समर्थकों पर अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन करारा जवाब दिया गया जो लंबे समय तक उनको याद रहेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही दमदार उम्मीदवार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिवाली के बाद बिहार में तूफानी दौरे पर निकलने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे मजबूत सहयोगी अखिलेश यादव दोस्तों। अखिलेश ने कहा है कि वो 25 अक्टूबर से मिशन बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वो जहां चाहेंगे वहां पर जाएंगे और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, महागठबंधन को मजबूत करते दिखाई देंगे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी अखिलेश खुद संभालने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पानी पिलाकर रखा था, इस बार तो और बड़ा खेला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और गेम इस बार अखिलेश यादव जैसे कई सारे वरिष्ठ नेताओं के आने के बाद पलटेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर खेसारी लाल यादव को लेकर दावा किया जाता है कि उनकी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल उनकी पत्नी चंदा देवी को टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी पत्नी खेसारी लाल यादव की पत्नी वोटर नहीं है, जिसके बाद अब दावा चल रहा है कि खेसारी लाल यादव खुद मैदान में उतर सकते हैं दोस्तों। और जब खेसारी लाल चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल पवन सिंह चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ एक माहौल है बिहार के अंदर। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनकी इमेज भी खराब हो जाएगी, और अगर चुनाव हार गए तो फिर इमेज पर पूरी तरीके से काला धब्बा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। शायद यही बड़ा कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं दोस्तों। और खेसारी लाल यादव चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है, वो लड़ाई लड़ने को तैयार है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट
अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों। एक है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय से मैदान में उतारा है। 168 विधानसभा क्षेत्र से फिर वो दावेदारी कर रहे हैं। उनके नामांकन दाखिल करने की जो जानकारी है दोस्तों, अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए तो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्रीय नेतृत्व का व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजा गया तो दोस्तों विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में दाएं खड़े थे सम्राट चौधरी और रेखा गुप्ता। इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बिहार में विजय सिन्हा, उनके नामांकन में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पूरे एनडीए गठबंधन को कम से कम अपने डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ में तो खड़ा होना चाहिए था, उनके नामांकन में तो साथ रहना चाहिए था, लेकिन आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई है दोस्तों, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं कि अब मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब नामांकन में भी नीतीश कुमार या उनका कोई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुआ है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कर्नाटका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह फैसला लिया है और अगले 2-3 दिन में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। इन नियम के तहत अब सार्वजनिक जगह, सड़कों, सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचालन या शाखा नहीं लगाई जा सकती। राज्य के अंदर आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने पत्र लिखकर सिद्धरमैया से मांग की थी कि आरएसएस वालों को खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करने की इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, हर प्रोग्राम पे ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिद्धरमैया सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें ऐसी किसी भी गतिविधि के लेकर अनुमति मांगने को लेकर कई सारी कंडीशन और जोड़ी जाएगी दोस्तों। प्रियंक खड़गे ने कहा कि हम जो नियम ला रहे हैं वो सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों, कॉलेज, सरकारी परिसरों और स्कूल के साथ साथ सरकारी संस्थानों, अनुदान प्राप्त संस्थानों पर लागू होंगे। यानी इन जगह पर अगर आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है तो यह सुनिश्चित होगा कि यह कार्यक्रम सही तरीके से हो और नियमों के आधार पर हो, बिना नियम के कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। यानी पहले सरकारी परिसरों का इस्तेमाल आरएसएस अपने विचारधारा को फैलाने के लिए करता था दोस्तों। इन्हीं बातों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए एक नए नियम के साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर उतर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये अन्य राज्य के लोगों के लिए भी एक दिशा निर्देश होगा कि वो आरएसएस की गतिविधियों पर निगरानी बनाकर रखे। जिस तरीके के गंभीर आरोप आरएसएस के ऊपर लगते रहते हैं, ऐसे गंभीर चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एक बड़ा ही नाटक देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि खबर आई पंजाब से सामने, जहां पर राज्यसभा की एक सीट पर वोट डाले जाएंगे और आम आदमी पार्टी के पास पूरी तरीके से बहुमत का आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी के सिवा कोई भी राज्यसभा का अपना अगला नेता नहीं बना सकता, यानी राज्यसभा का सांसद नहीं बना सकता। इसके बावजूद नवनीत नाम के एक व्यक्ति ने कोशिश की कि वो पूरे मामले को पलट दे, यानी गलत तरीके से गलत जानकारी इकट्ठा करके और गलत फर्जी सिग्नेचर करवा के स्थिति को बदल डाले और चुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा दे। इसीलिए नवनीत नाम के एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करके राज्यसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फाइल कर दिया दोस्तों। जैसे ही आम आदमी पार्टी को भनक लगी कि उनके विधायकों के नाम पर फर्जी साइन करके राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है नवनीत नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, तो उसके बाद उस व्यक्ति की तलाशी करवाई गई दोस्तों, शिकायत दर्ज किया गया। तो पंजाब पुलिस चंडीगढ़ में उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन चंडीगढ़ की पुलिस ने संरक्षण देने का प्रयास किया। इस बात को लेकर मामला और ज्यादा बिगड़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया बोले, कहा विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कराकर राज्यसभा सीट चुराने की बीजेपी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। 2 दिन तक बीजेपी ने चंडीगढ़ पुलिस के जरिए जो नाटक कराया वो पूरे सिस्टम का मजाक बनाया गया। फर्जी सिग्नेचर करने वालों को बचाने के लिए पूरी चंडीगढ़ पुलिस झोंक दी गई, उसे थाने में सुरक्षित रखा गया। लेकिन सत्यमेव जयते फर्जी सिग्नेचर वाले नेताजी अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। मैं सोच रहा हूं कि पूरे ड्रामे में से वोट चोर, सीट चोर पार्टी को आखिर मिला क्या है, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा वाले एक टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वो टैगलाइन है कि मोदी है तो मुमकिन है, और नरेंद्र मोदी इस तरीके के बयान बार बार देते रहते हैं, यानी अपने लिए खुद माहौल बनाते रहते हैं दोस्तों। मोदी के इस नारे को गाने में कन्वर्ट किया गया टी सीरीज के द्वारा। उन्होंने जो गाना बनाया दोस्तों, उस पर जो अब लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, ये काफी ज्यादा विषय चर्चा का बन चुका है। आपको बता दें कि 16 लाख लोगों ने वीडियो को देखा है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें से केवल 13,000 लोगों ने वीडियो के गाने को लाइक किया है और बाकी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गाने को डिसलाइक किया है, विरोध जताया है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस थे दोस्तों जो बीजेपी सरकार को लेकर पहले जो रवैया दिखाते थे, उनसे उन्होंने एकदम पलटी मारी है, यानी अपनी भाजपा सरकार की आवभगत में लग चुके हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इतर अगर कहीं और किसी और तरीके का बयान देंगे तो शायद उनके खिलाफ ईटी और आईडी का केस हो जाएगा, आईटी का केस हो जाएगा। इसीलिए इनसे बचने के लिए मोदी की तारीफ करते हुए जबरदस्ती के गानों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने विरोध जताते हुए बता दिया है कि उनको इस तरीके के गाने बजाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
है देश में युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर जगह सड़क धंसती हुई नजर आती है। कहीं पर कई वर्षों से लोग पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं पर पुल बना है तो कुछ दिनों में निपट जाता है। कहीं पर बिहार जैसे राज्यों के अंदर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर इस तरीके के गाने जानबूझकर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसे एक तरीके से क्रिंज गाना कहा जा सकता है। यानी देखने में ही इतना गलत लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे हैं, जबकि हकीकत सबको पता है कि क्या है देश की स्थिति, बेरोजगारी की क्या स्थिति है और देश में भ्रष्टाचार किस लेवल पर पहुंच चुका है, महंगाई और बाकी अन्य मुद्दों पर तो कहना ही क्या है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन की ओर से एक ऐसी हरकत की गई है दोस्तों, जिसे लेकर अब एबीवीपी वाले एक बार फिर से बुरा फंस गए हैं। खबर यह है कि एबीवीपी के छात्रों पर आरोप लगा है कि उन्होंने छात्राओं के निजी वीडियो बनाते हुए कई तरीके के प्रयास किए हैं और दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है। अब निजी वीडियो बनाते हुए जो कोशिश की जा रही है दोस्तों, सीसीटीवी में ये सारी जानकारी कैद हो गई और इस मामले पर एबीवीपी के संगठन के काम करने के तौर तरीके पर भी गंभीर सवाल उठ गए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि एबीवीपी वाले हमेशा से सवालों के घेरे में रहते हैं और एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर गंभीर से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खासकर छात्राओं के सुरक्षा में सेंधमारी का ये साफ तौर पर एक मामला सामने आया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कोलिजियम पर उठ के सवाल। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बोलने पर बीजेपी मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने वाले जज श्रीधरन का ट्रांसफर हुआ है दोस्तों। कोलिजियम पर भी सवाल इसी बीच खड़े किए गए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पहले 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको टाल दिया गया। उसके बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसको टाल दिया। फिर 4 बजे 6 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको टाल दिया गया दोस्तों। यानी महागठबंधन से उनकी लड़ाई चल रही थी, ऐसे दावे थे, लेकिन बाद में वो दावे तो एकदम धूमिल साबित हुए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार नहीं कर पा रहे थे मुकेश सहनी। इसका मतलब बातचीत लगातार अभी भी जारी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कई सारे नेताओं की ड्रामेबाजी भी अब खुलकर सबके सामने आनी शुरू हो गई है दोस्तों। टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए एलजेपी आर के नेता अभय सिंह और मोरबा सीट जनता दल यूनाइटेड को जाने पर बोले, कहा पैसे वालों को टिकट मिल रहा है, अब मैं राजनीति से संन्यास ही ले लूंगा। यानी एलजेपी आर को एक तो 29 सीट दी गई, जिसके कारण जनता दल यूनाइटेड से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज हो गए दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर एलजेपी आर के नेता अभय सिंह जैसे कई और लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों महुआ से तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए राबड़ी देवी के आवास पर। आपको बता दें कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली बार चुनाव हुए थे दोस्तों, तो यहां पर पार्टी की ओर से मुकेश रोशन को मैदान में उतारा गया था। मुकेश रोशन से पहले 2015 के चुनाव में यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तेज प्रताप यादव। उस समय उनको 66,000 वोट मिला था और लगभग 28,000 के अंतर से वो चुनाव जीते थे। लेकिन अभी जब 2020 के चुनाव हुए तो आरजेडी ने यहां से मुकेश कुमार रोशन को मैदान में उतारा, उनको 62,000 वोट मिले, यानी 4,000 कम वोट मिले दोस्तों। और एलजेपी और जेडीयू क्योंकि अलग अलग लड़ रहे थे तो यहां पर उनके जीत का मार्जिन यानी आरजेडी के जीत का मार्जिन लगभग 13,000 के आसपास था। मुकेश रोशन के जीत का मार्जिन यानी कह सकते हैं कि अगर एलजेपी और जेडीयू मिलकर यहां चुनाव जो इस बार लड़ रहे हैं तो इससे साफ तौर पर नुकसान होगा आरजेडी को दोस्तों। और इस सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है मुकेश रोशन के लिए। देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर क्या अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेगा या फिर तेज प्रताप यादव के सामने कोई दमदार उम्मीदवार उतारा जाएगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दीपावली से ठीक पहले गुजरात के अंदर एक राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार गुजरात के अंदर मंत्रिमंडल में जबरदस्त फेरबदल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16 के 16 मंत्रियों को पोस्ट से हटा दिया। केवल अपने मुख्यमंत्री को छोड़कर सबको पोस्ट से हटाकर दोबारा से मंत्रिमंडल के गठन की जानकारी दी है दोस्तों। जिस तरीके की जानकारी मीडिया से आ रही है दोस्तों और कई सारे सूत्र भी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के हो रहे विस्तार से गुजरात में परेशान हो चुकी है और इसीलिए गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। जो जानकारी है दोस्तों की मंत्रिमंडल के विस्तार में कई सारे नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रविवा को भी मैदान में उतारा जा सकता है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। कई सारे युवा चेहरों पर बीजेपी दाव लगाने के लिए तैयार है। देखते हैं किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अचानक से ऐसे 18 के लगभग मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अपने गुजरात के घर को सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना कर पाएंगे ये बड़ा सवाल रहेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में
परिवारों में जमकर टिकट बांटे जा रहे हैं। जो खबर है उसके अनुसार एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी सवालों के घेरे में है। इसमें 3 तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। पहली तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी अपने बहू को टिकट दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं दोस्तों। जबकि तीसरी तस्वीर में जीतन राम मांझी एक समधी के तौर पर टिकट देकर अपनी समधिन को मैदान में उतार कर चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में जमकर सीट बंटवारे में परिवारवाद चल रहा है। खासकर जो तथाकथित छोटी पार्टियां हैं दोस्तों, वे लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को चुनाव जिताने के लिए सारे हार्डकोर उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये कब तक इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाएंगे, कार्यकर्ता तो समझ रहे होंगे कि कैसे उनको जातियों के नाम पर एकजुट किया जाता है, लेकिन बाद में टिकट देने की बात आती है तो नेताओं को लड़वाने की जगह, यानी कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको लड़वाने की जगह परिवार के लोगों को टिकट दे दिया जाता है। जीतन राम मांझी को लेकर तो खुलकर बोला जा सकता है कि उनकी पार्टी का नाम ही परिवार होना चाहिए, यानी मांझी जी की परिवार ही मांझी जी की पार्टी होनी चाहिए। लेकिन वो दलित समाज के लोगों के वोट के लिए अपने आप को दलित नेता बताने की कोशिश करते हैं। इनका बेटा भी तो मंत्री है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए योगेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, यह अमित शाह के मंत्रालय के द्वारा लिया गया फैसला था, क्योंकि लगभग 30 साल पहले कराए गए एसआईआर में जो नियम थे उन नियमों से इतर इस बार कई सारे कठोर प्रावधान के तहत चुनाव कराए गए, जिसके कारण कई सारे गरीब लोगों को नाम अपना वोटर लिस्ट से हटाना पड़ा, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस कारण वो वोट भी नहीं डाल सकते। ऐसे कई और अन्याय की खबरें सामने आई है। इन्हीं बातों पर योगेंद्र यादव की ओर से ये बयान, ये टिप्पणी सामने आई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी दोस्तों, और अपने नामांकन दाखिल करने के लिए जब वो पहुंचे थे तो उनकी सभा में, यानी नामांकन के लिए रोड शो जो हो रहा था उसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे। ऐसे में सम्राट चौधरी कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे थे दोस्तों, लेकिन अभिवादन के दौरान उनके पार्टी का एक कार्यकर्ता बगल में एक बड़े से नाले में गिर जाता है। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की पत्नी से पूछा गया कि आपके पति चुनाव क्यों जीतते हैं, तो वे कहती हैं कि मेरे पति चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे अपने क्षेत्र के अंदर विकास करते हैं और विकास के नाम पर लोग उनको वोट देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि नामांकन के दौरान जब वो रैली कर रहे थे या नामांकन सभा कर रहे थे तो उनका कार्यकर्ता एक खुले से नाले के अंदर गिर जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि नाले को ढकने का भी कोई उपाय नहीं किया गया है। तो विकास के नाम पर कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा होगा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा सम्राट चौधरी की पत्नी के द्वारा दिए गए इस बयान पर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को पोस्ट से हटाया गया। ऐसे में महुआ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो, लेकिन उससे पहले अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे थे दोस्तों। और जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो उनके हाथ में उनकी दादी की तस्वीर थी। इससे वो मैसेज देना चाहते थे कि ये क्षेत्र उनके लिए उनके घर की तरह है, परिवार की तरह है, और क्षेत्र के लोगों से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर वो वापस से आते हैं सत्ता में और खासकर महुआ से चुनाव जीतते हैं तो जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज दिया गया उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर और विकास के बड़े काम किए जाएंगे। जिला घोषित करने को लेकर भी चर्चा कर रही जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में विपक्ष ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियमों में बदलाव को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरीके से विफलता के कारण वेतन भोगियों को एक बड़ी सजा मिली है। विपक्ष ने श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से ईपीएफ पर कठोर प्रावधानों को रद्द किए जाने के मामले की मांग की है दोस्तों, यानी कठोर प्रावधान को हटाने की मांग की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नियम लेकर आई है उस पर दावा कर रही है कि नियम एकदम सही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले एक वकील राकेश किशोर के खिलाफ अब मानहानि का मुकदमा चल सकता है, अवमानना का केस चल सकता है। कोर्ट का अवमानना का यह बड़ा मामला है दोस्तों। कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने तो पहले राजकिशोर को माफ कर दिया था, लेकिन अब अटॉर्नी जनरल ने इसकी इजाजत दे दी है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस चलना चाहिए, खासकर जो वकील है। पहले उसको बार काउंसिल से हटाया गया दोस्तों, उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद अब अवहेलना का मामला चलाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात सही है, कार्रवाई की जानी चाहिए, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लोग लाइन पर नहीं आएंगे। और एक अपने आप को वकील बताने वाला व्यक्ति खुलकर इस तरीके से कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बयान दे रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। और इससे पता चलता है दोस्तों कि एक विचारधारा है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। जब तक कठोर कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं होगी ये लोग नहीं मानेंगे। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही कदम उठा रही है कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ने सही फैसला लिया है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार कांग्रेस
के नेताओं को राहुल गांधी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बोला था। 60 से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी ने प्रदेश कमेटी के दावे को सही माना है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़े, इसीलिए कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी अब तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णा लवरू को पूरी ताकत देकर राहुल गांधी ने प्रभारी के तौर पर मैदान में उतारा था। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और खेसारी लाल यादव की ओर से बात कंफर्म कर दी गई है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।